हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिहार का टारगेट बैच। ठीक है, आप लोग इससे पहले बिहार से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, जैसे बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमी सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, बिहार की पॉलिटी, ठीक है, बिहार की मिनरल्स, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। लगभग लगभग हमने पॉलिटी खत्म कर लिया है, इकोनॉमी खत्म कर लिया है। इकोनॉमी में बस एक चैप्टर और बच रहा है, वो है इंडस्ट्री। ठीक है, जिससे एक दो सवाल बन ही जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी खत्म है, इकोनॉमी खत्म है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी से आप लोगों ने देखा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी से हर साल बिहार के ज्योग्राफी से 3 से 4 5 क्वेश्चन बन ही जाता है। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद अगर आपका सवाल बन जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप लोग में से कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग को पता है कि 5 नंबर 7 नंबर के लिए लोग 800 1000 पेज का बुक पढ़ जाते हैं। उसके बाद भी यह कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सवाल हो ही जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन जितना मुझे लगता है कि बिहार पीसीएस है, तो बिहार पीसीएस में बिहार के ज्योग्राफी से अगर 4-5 सवाल आ रहा है और वह 1-1.5 घंटे के लेक्चर में हो जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से कर लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि अपने लेक्चर से बाहर सवाल बनने का मतलब है कि वह सवाल किसी से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेक्चर में जो भी कंटेंट है वह सही हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो उसको मैं समाहित करने की कोशिश करता हूँ। आपने पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 50-52 मिनट के लेक्चर में अगर आप पॉलिटी से सवाल करते हैं तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, यह तो मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर मान लो कि एक सवाल अगर आपका छूट जाता है तो वह सवाल किसी से नहीं बनेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप आज वैसे ही ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी आप लोग अगर पहले से भी कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यह चीज लगेगा कि ज्योग्राफी इससे ज्यादा करना शायद पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं स्टार्ट ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी को हम पूरे ठीक ठाक तरीके से करेंगे। और बिहार के जो भी आगामी एग्जाम्स है उसमें अगर ज्योग्राफी से सवाल आता होगा तो अपना लेक्चर मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो देखने वाले को ना इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना हो, कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत ना हो, कुछ भी नहीं करने की जरूरत हो। अगर मान लो मैं बुक पढ़ रहा हूँ और मैं बुक पढ़ के नोट्स बना के आपके सामने ला रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा बुक नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर आप बुक पढ़ने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे लगता है कि आपको खुद से बुक पढ़ के और नोट्स बना लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, अपना जो टारगेट है 110 क्वेश्चन का, वह टारगेट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और आप लोग एग्जाम के कल होकर देखेंगे भी कि 110 क्वेश्चन क्या हमारा हो रहा था अपने लेक्चर से। अगर आपका सवाल 110 से 109 भी होता है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि कंटेंट मैंने आपको दिया और आपने उसको सही से समाहित नहीं किया आपने। ठीक है, तो चलिए आज हम सब लोग बात करेंगे बिहार की जलवायु पे। हम लोग नदी भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो पहले हम देखेंगे बिहार की जलवायु, इसका वर्गीकरण। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं कि हमने किया कुछ और आंसर कुछ और है। देखो, बिहार की जलवायु को 3 लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांटा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो सबसे फेमस है, यह है कोपेन। कोपेन ने बिहार को 2 भागों में बांटा। एक उन्होंने बांटा नॉर्थ बिहार, दूसरा बांटा इन्होंने साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार को इन्होंने कोड किया CWG। तो सी बड़ा है, डी डब्ल्यू बड़ा है और जी छोटा है। और साउथ बिहार को हम इन्होंने ए और डब्ल्यू दोनों कैपिटल में बांटा। ठीक है, त्रिवार्था ने भी बिहार को नॉर्थ और साउथ बिहार में बांटा। तो इसने त्रिवार्था ने नॉर्थ बिहार को सी बड़ा, ए छोटा और डब्ल्यू बड़ा दिया, और वही साउथ बिहार को ए बड़ा और डब्ल्यू छोटा दिया। उसके बाद आते हैं थानवेड। थानवेड ने बिहार को नॉर्थ वेस्ट और शेष बिहार ऐसा कह के इन्होंने बांटा। तो आप इनको याद रखेंगे, इन्होंने क्या कोड दिया, सी बी
स्मॉल डब्ल्यू, और सी ए जो कैपिटल है स्मॉल डब्ल्यू। तो आप इन तीनों को ना याद रखेंगे, पूछ देगा बीपीएससी, और पूछा भी है पहले कि इनका कोडिंग पूछ लेता है। तो आप कोड, एक तो नॉर्थ साउथ तो इन दोनों का है, इनका नॉर्थ वेस्ट और शेष बिहार है, और इनका कोडिंग याद रखेंगे कि कोपेन ने कौन कौन से कोड दिया है, और थानवेड ने और त्रिवार्था ने कौन कौन से कोड दिया है। उसके बाद आप, माइक चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, उसके बाद आप देखोगे ना तो कह रहा है बिहार कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। और इसके आगे ये कह रहा है कि बिहार के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है एवं पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। ऐसा इसलिए कि बिहार के पूर्वी भाग, जैसे बिहार आप देखोगे ना तो बिहार के इस साइड पश्चिम बंगाल मिलेगा, और पश्चिम बंगाल के जस्ट इस साइड बे ऑफ बंगाल मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल से जो यानी हवाएं उठती हैं नमी लेकर, वह इधर ही आपको जैसे कि पता है कि यानी इधर शिवालिक श्रेणी का ऊंचा हिस्सा है, उससे टकरा कर इधर बारिश कर देता है। और नमी युक्त वर्षा जब इधर ही छूट जाती है तो आगे जाते जाते उसमें नमी कम रह जाती है, तो सिर्फ हवा के रूप में दिखता है। तो पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, और पश्चिम भाग में कम वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है। तो आप याद रखेंगे, यही कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं हिमालय से टकराकर भारी वर्षा करती हैं और आगे आगे जाके लुल हो जाती हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि मई से जून में जो है ना बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का प्रभाव जो है, मैं इसको थोड़ा इधर खस कर लूं। ठीक है, आप ये देखो, चक्रवात का प्रभाव पड़ता है। तो मई जून में जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो चक्रवात है उसका प्रभाव भी बिहार में देखने को मिलता है। तो एक कॉमन सी बात है, इतना कोई वो है नहीं। और जाड़े में पछुआ विक्षोभ के कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। तो उष्ण चक्रवातीय वर्षा गर्मी में, और शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा में ठंडा में देखने को मिलता है, या पछुआ विक्षोभ वगैरह जो आप देखते हैं। ठीक है। कहता है बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। दोनों का टाइम, तीनों का टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, जैसे कह रहा है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मई में सर्वाधिक होती है, यानी बिहार में मई सबसे गर्म होता है। कारण क्या है? सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब का लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है यहाँ पे। और इसकी वजह से धूल भरी जो आंधियां चलती है वेस्ट से ईस्ट, यानी पछुआ हवा जिसको कहते हैं बिहार में, तो पछुआ हवा इस टाइम खूब बड़ी मात्रा में, कहते हैं पछिया हिल कोड़ले हुआ। तो एक मतलब इसका मतलब यही है कि वेस्ट टू ईस्ट जो पछुआ हवाएं इस समय चलती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है और लो प्रेशर बेल्ट का जोन बन जाता है, इस वजह से यहाँ पे पछुआ हवाएं चलती है। कह रहा है मई से जून में जो है ना भाई, बे ऑफ बंगाल में चक्रवाती तूफान उठती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। पूर्वी बिहार में वर्षा होती है। तो नार्वेस्टर और काल वैसाखी क्या है? तो मई जून के महीने में जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात उठती है, उसी चक्रवाती तूफान को नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। ठीक है। तो आप इस चीज को ना आप याद रखेंगे। पूछ देता कभी नार्वेस्टर क्या है, काल वैसाखी क्या है, क्योंकि बैसाख का महीना है हिंदी में माह से, तो इस वजह से। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, कह रहा है कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले, कह रहा है वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले पहले जो तरित झंझाओं के साथ होने वाली जो बौछार होती है उसको आम्र बौछार कहते हैं, जो जूट की फसल हेतु लाभदायक है। तो आप इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लो, कंठस्थ में जीवस्त कर लो, जीभ पे बैठा लो कि जब बरसात का मौसम है, देख रहे हो 15 जून से 15 अक्टूबर, तो लास्ट मई में और शुरुआती जून महीने में क्या होता है कि इस टाइम जब वर्षा प्रारंभ होने वाली ही होती है, तो इस समय बहुत तेज बारिश और हवाओं, जब हवाएं और तेज बारिश हो जाती है तो उसको हम तरित झंझा कहते हैं। और तरित झंझाओं के साथ जो बौछार होती है उसको हम आम्र बौछार कहते हैं। और आम्र बौछार से बिहार में जूट की फसल को बहुत ही लाभ मिलता है, यानी उसके लिए बोनविटा का काम करता है। ठीक है। औसतन तापमान बिहार का जो है ना 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और सर्वाधिक गर्म जिला जो बिहार का अगर पूछता है आपसे तो वह गया है। लगभग 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गया कर्क रेखा के जस्ट बगल में। ठीक है।
उसके बाद अब देखेंगे वर्षा की बात है। ठीक है, वर्षा। तो वर्षा ऋतु जो 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच में होता है, कह रहा है मध्य जून से बिहार में मानसून का प्रारंभ होता है, यानी प्रवेश होता है 10 से 15 जून के बीच में। बिहार में साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल खाड़ी शाखा है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उत्तर बिहार में बाढ़ एवं दक्षिण बिहार में सूखा देखने को हमें मिलता है। औसतन वर्षा बिहार का 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा हमारा किशनगंज में होता है। देखो, हर साल वर्षा जो है ना, अलग अलग जिलों में, किसी साल इस जिला में सर्वाधिक होगा, किसी साल पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक होगा, किसी साल अररिया में सर्वाधिक होगा। लेकिन हम जो बेस ईयर से जो मापते हैं, तो औसतन हमें 112 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। क्योंकि हर साल तो किसी साल नहीं 140 सेंटीमीटर वर्षा होगी, किसी साल 90 सेंटीमीटर वर्षा होगी, लेकिन औसतन देखेंगे तो 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और औसतन सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में ही हमें देखने को मिलता है। और सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। कह रहा है मानसूनी वायु की एक शाखा छोटा नागपुर पठार से प्रवेश करते हुए सीमांत पठारी क्षेत्र में भी वर्षा करती है। तो ये कोई बात नहीं। औसत वर्षा दिन कितनी है? 52 है बिहार की। बिहार की औसत वर्षा दिन कितनी है? 52, यानी 365 दिन में औसतन 52 दिन बारिश होती है बिहार में। शीत ऋतु की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर यानी अक्टूबर मिडिल से स्टार्ट हो जाता है, फरवरी पूरा रहता है ये। क्यों? सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। जेट स्ट्रीम जो है हिमालय के दक्षिण में ठंडी हवाओं का रूप ग्रहण करने लग जाती है। प्रति चक्रवातीय अवस्था देखने को मिलता है। पहले क्या होता है, स्थल समुद्र से में चक्रवात उठता है, स्थल की ओर आता है। अभी उल्टा हो गया, प्रति चक्रवातीय स्थिति, स्थल से उठ के समुद्र साइड जाने लग जाता है। औसतन टेम्परेचर ठंडा में 16 डिग्री सेल्सियस बिहार का है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है भाई, सर्वाधिक गर्म भी गया है, सर्वाधिक ठंडा भी गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जनवरी में तो लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो ठंडे के टाइम में जो पाला, मतलब जब देखो जब ठंडा बहुत ज्यादा होगा और बहुत तेज हवाएं चलने लग जाएंगी कुहासे के साथ, उसको कहते हैं भाई पाला पड़ रहा है। और पाला आलू की खेती के लिए बहुत नुकसान देता है। पाला जो है ना आलू की फसल के लिए जहर ही है, ये भी मान लो आप। और पछुआ बिछुआ से जो हल्की बारिश होती है वह रबी फसल के लिए, जो रबी की फसल है उसके लिए बोन बीटा का काम करता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बिहार की जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखो, बिहार की जलवायु क्षेत्र की जब बात करते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज। तो कहता है फसलों के वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फसलों के वर्गीकरण के आधार पर बिहार की जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। जोन 1 जिसमें सबसे ज्यादा जिला है, जोन 2 और जोन 3। सॉरी, जोन 3 में सबसे ज्यादा जिला है, लगभग 17 जिला के आसपास है, क्योंकि इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। और जोन 1 में उसके बाद जोन 2 में सबसे कम जिला लगभग 8 जिला है। और जोन 1 में लगभग 13 जिला है। तो याद रखेंगे। कहता है जोन 1 में टोटल 13 जिला रखे हुए हैं। जो उत्तर पश्चिमी का एरिया, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है ना भाई, ये जोन थर्ड मतलब 1 में आता है। खादर मिट्टी का दिखता है। वर्षा 104 से 145 डिग्री सेंटीमीटर तक होती है यहाँ पे। फसल में वही गन्ना, एज यूजल धान, गेहूं, अरहर, मक्का यहाँ पे देखने को मिलता है। जोन 2 में 8 जिला रखे हुए हैं, जो उत्तर पूर्व का एरिया है। जोन 1 में उत्तर पश्चिम, जोन 2 में उत्तर पूर्व। ठीक है। और इसमें वर्षा 120 से 140 मीटर तक तो वही एज यूजल जूट, धान, चाय, मक्का वगैरह। तो चाय वाय जानते हो ना, किशनगंज में सर्वाधिक होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है भाई, सर्दी से दिमाग खराब है। दक्षिण क्षेत्र आप देखोगे ना, तो दक्षिणी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, 3A और 3B। जोन 3A, जोन 3B। तो जोन 3A में टोटल 6 जिला है। जोन 3B में टोटल कितने हैं? 11 जिले हैं। वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होता है। मिट्टी है भाई इधर का बांगड़, पुरानी मिट्टी, गेहूं, दाल, चना, अरहर वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जोन भी याद रखेंगे, 3 जोन में बांटा गया। सर्वाधिक जिला किस जोन में है, सबसे कम जिला किस जोन में है, आप याद रखेंगे। ठीक है।